हेलो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन की दरियाफ्त को समझने के लिए हमें तकरीबन 150 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 1856 में विलियम बाउंटन, जो एक ब्रिटिश रोड इंजीनियर था, मुल्तान से लाहौर तक रेलवे ट्रैक बनाने के लिए हड़प्पा के खंडरों को बगैर सोचे समझे खोदना शुरू कर दिया। उसका मकसद पुरानी ईंटें लेना था ताकि रेलवे ट्रैक बना सके। इस एक्सकवेशन के दौरान मोहरें, पत्थर के टूल्स और कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले, लेकिन इनमें से अक्सर या तो तोड़ दिए गए या मजदूर अपने साथ लेकर गए। कुछ ऑब्जेक्ट्स बाद में सर एलेक्जेंडर किनिंघम तक पहुँचे, जो कि उन दिनों ब्रिटिश आर्मी में मेजर जनरल थे और आर्कोलॉजी में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उन्हें लगा कि ये चीज़ें किसी पुरानी और अहम तहजीब की निशानियाँ हो सकती हैं। मिलिट्री सर्विस से रिटायर होने के बाद उन्हीं की कोशिशों से साल 1861 में ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की बुनियाद रखी गई और उन्हीं को ASI का पहला डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया। साल 1920 में ही था कि इस पुरानी तहजीब के बारे में मज़ीद मालूमात दुनिया के सामने आई, जब साल 1920 में ASI के दूसरे बने डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के हुक्म पर हड़प्पा की एक्सक्यूवेशन शुरू हुई। दयाराम साहनी की ऑब्जर्वेशन में जब एक्सक्यूवेशन हुई तो पता चला कि ये साइट 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है। क्योंकि लोकल लोग इस शहर को हड़प्पा के नाम से जानते थे, इसलिए इस शहर का नाम हड़प्पा रख दिया गया। अगले साल रेखलदास बनर्जी ने इंडस रिवर के किनारे एक और तारीखी साइट दरियाफ्त की। ये साइट हड़प्पा से 590 किलोमीटर दूर और इंडस रिवर के करीब वाक़ थी। यहाँ से भी मोहरें, टूल्स और स्ट्रक्चरल रिमेन्स के साथ साथ इंसानी हड्डियाँ भी मिली। तो मुकामी ज़बान सिंधी में इस साइट को नाम दिया गया मोहनजोदारो यानी मुर्दों का टीला। आखिरकार 1924 में ASI के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इस तहजीब का राज दुनिया के सामने पेश कर दिया। और क्योंकि ये ज़्यादा साइट इंडस रिवर के आसपास दरियाफ्त हुई थी और सब मिलती जुलती आर्किटेक्चर और कल्चर पैटर्न देखे गए, तो इस पूरी तहजीब को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कई चीज़ें जानते हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवालात हैं जो साइंस और हिस्ट्री दोनों के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं। पहला, इतनी एडवांस अर्बन प्लानिंग उस दौर में कैसे मुमकिन थी? इतना लाजवाब सेवरेज सिस्टम, इतना बेमिसाल ड्रेनेज निज़ाम उस ज़माने में, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? दूसरा, इंडस स्क्रिप्ट जिस लैंग्वेज में ये लिखते थे, क्या मतलब है इन लफ्ज़ों का? कैसे इन लफ्ज़ों को समझा जाता है? तीसरा, आखिर इस महान सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? इतनी ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमिक सिविलाइजेशन अचानक कैसे गायब हो गई? आज की इस वीडियो में हम आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस के बुनियाद पर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि तकरीबन 10 लाख किलोमीटर तक फैली हुई थी, आज की इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों तक लोकेटेड थी। हड़प्पा की दरियाफ्त से आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के 1400 से ज़्यादा साइट्स डिस्कवर की जा चुकी हैं और जिनमें 925 साइट्स इंडिया में और 475 साइट्स पाकिस्तान में लाई करती हैं। इस तहजीब के लोथल, धोलेवेरिया जैसे कई अहम मुकामात इंडिया में, जबकि हड़प्पा, मोहनजोदारो और आमरी, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलप थे, पाकिस्तान में वाक़ हैं। आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि एक वक्त था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तकरीबन 50 लाख लोग रहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त सिर्फ 3 बड़ी एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन मौजूद थी: मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और चाइनीज़ सिविलाइजेशन। और मेसोपोटामिया को दुनिया की सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन माना जाता था, लेकिन साल 2016 IIT खड़गपुर और ASI ने स्टडी की गई और कार्बन डेटिंग की मदद से पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 साल से ज़्यादा पुरानी हो सकती है। आज की हरियाणा स्टेट में ऐसे एविडेंस मिले हैं जहां 7000 BC में फार्मिंग सेटलमेंट की गई थी। उस टाइम ज़्यादा शहर डेवलप नहीं थे, एग्रीकल्चर टूल्स पाए गए, तो माना जाता है कि 7000 BC से 5000 BC का जो पीरियड है, इसे प्री हड़प्पन फेज बोला जाता है। आर्कोलॉजिस्ट का मानना है अर्बनाइजेशन की शुरुआत 5500 BC के बाद हुई थी, जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद बढ़ती गई और 2600 BC तक यहाँ कबीले, फिर गांव और आखिरकार शहर बसने लगे। 2600 BC से 1900 BC के दौर को मेच्योर हड़प्पन फेज बोला जाता है।
जो कि इस तहजीब का गोल्डन एरा माना जाता है। इसी दौर में हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और धोलावीरा के शहर बड़े अर्बन सेंटर्स में तब्दील हो गए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न के साथ बनाए गए थे। आज तक जितने भी शहरों से आसार मिले हैं, सब में एक जैसे नक्शे और बुनियादी ढांचे मिले हैं। पूरा शहर ग्रिड सिस्टम के मुताबिक बने थे और ये ग्रिड दो हिस्सों में डिवाइडेड था, अपर सिटी और लोअर सिटी। लोअर सिटी ये लेबर कॉलोनी थी और अपर सिटी में सारी अहम इमारतें होती थीं, जहाँ मार्केट्स, वर्कशॉप और मीटिंग प्लेसेस होती थी। यहाँ कई गोदाम भी होते थे जहाँ अनाज स्टोर किया जाता था। आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ ईंटों से मल्टी स्टोरी घर बने हुए थे। जिन ईंटों से ये घर बनते थे उनकी स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट होती थी। अपर एंड लोअर सिटीज़ के चारों तरफ बाउंड्री वॉल होती थी ताकि शहर को जंगली जानवर और सैलाब से बचाया जा सके। ये प्लानिंग और डिज़ाइन इंडस वैली सिविलाइजेशन की एडवांस इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग का सबूत था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के घरों का स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हर घर में प्राइवेट कुएं होते थे, टॉयलेट होते थे, कवर्ड सेवेज सिस्टम था, हर घर कनेक्ट था ड्रेनेज सिस्टम से। गंदा पानी सिस्टम के ज़रिए शहर से बाहर निकाला जाता था। ये सारा ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड होता था, कोई खुला गटर नहीं होता था। पूरे शहर का गंदा पानी अंडरग्राउंड निकलता था। ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन कि आज भी दुनिया के कई शहरों में इस लेवल का ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलता। ड्रेनेज के साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन में पानी के रिसोर्सेज भी काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम होते थे। जगह जगह पब्लिक कुएं होते थे। मोहनजोदारो में एक्सक्यूवेशन के दौरान एक बड़ा तालाब भी मिला जिसे द ग्रेट बाथ कहा जाता है। द ग्रेट बाथ ईंटों से बना हुआ था और उसकी साइज़ 897 स्क्वायर फीट थी और उसकी गहराई तकरीबन 8 फीट थी। उस एंशिएंट दौर में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सिविक सेंस के मामले में अपने वक्त से काफ़ी आगे थे। यहाँ के लोग हाइजीन का खास ख्याल रखते थे, जहाँ जगह जगह स्ट्रीट्स के किनारे कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन्स रखे होते थे। ये सब चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ गुजारते थे। बेहतरीन आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आर्ट में भी काफ़ी महारत रखते थे। ब्रोजीन, कॉपर और पत्थर के टूल्स मिले। उन टूल्स से अंदाज़ा हुआ कि ये लोग किस किस्म का काम करते थे। किसान भी थे, आर्टिस्ट भी थे, ट्रेडर्स भी थे और लोहार भी थे। मिट्टी, पत्थर और मेटल्स के इस्तेमाल करके ज्वेलरी, टूल्स और बर्तन बनाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपनी लाइवहुड के लिए ज़्यादातर एग्रीकल्चर और ट्रेड पर डिपेंडेंट थे। यहाँ गेहूँ, जौ, दाल, सरसों, सब्ज़ी और मसालों की खेती होती थी। इंडस वैली के लोग पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कॉटन का इस्तेमाल किया था और लोगों में ऊन के कपड़े पहनने का रवाज था। इसके अलावा लोग बिजनेस के मामले में भी काफ़ी अच्छे थे। ये लोग सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि उनकी तिजारत ग्लोबल लेवल तक फैली हुई थी। उस दौर के जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, उनके शहरों के साथ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की तिजारत के सबूत मिलते हैं। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलहुआ के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तिजारत के लिए सील्स का इस्तेमाल करते थे, जिन पर खास तरह के सिंबल्स होते थे जिन्हें लोग शनाख्त के सिंबल के तौर पर यूज़ करते थे। चीज़ों को एक्यूरेटली मेजर करना और उनके वज़न के सही पता लगाने के लिए वेट और मेजर इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल होता था। लेकिन ये लोग वॉरियर्स नहीं थे। जी हाँ, हैरत की बात है कि जब एक्सक्यूएशन हुई तो कोई भी हथियार नहीं मिला, ना कोई तलवार, ना तीर, ना कमान, कुछ भी नहीं मिला, जो ये साबित करता है कि इनके पास ना कोई आर्मी थी, ना कोई किला था। हालांकि इस दौर में दूसरी सिविलाइजेशन में हथियार थे। इससे अंदाज़ा होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कितने पीसफुल थे। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इनकी ज़बान आज तक डिसाइफर नहीं हो सकी। मेसोपोटामिया और इजिप्शियन जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की लैंग्वेज तो पढ़ ली गई है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को पिछले 100 सालों की कोशिश के बावजूद अब तक सोल्व नहीं किया जा सका।
इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से मिले तकरीबन 400 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, स्टोन, स्लैब्स, टैबलेट्स, कॉपर प्लेट्स, जिन पर इनकी लैंग्वेज लिखी हुई है। इन पर लिखी हुई इंस्क्रिप्शन को हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज के बाद अब तक बहुत अटेम्प्ट्स किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी रिसर्च की गई है इंडस स्क्रिप्ट को समझने के लिए और हमारे पास इतने इंस्क्रिप्शन मौजूद हैं। तो कुछ बातें हैं जो हम श्योर कह सकते हैं। पहला, ये लोग अपनी लैंग्वेज राइट टू लेफ्ट लिखते थे, जैसे उर्दू या अरबिक लिखी जाती है। ये हमें पता चला जो सील्स पाई गई उनमें पाया गया कि जब जब ये साइन लेफ्ट तरफ से ख़त्म हो रही थी तो उन्हें काफ़ी चिपका कर और छोटा छोटा लिखा गया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम लिखते वक्त जब जगह कम पड़ती है तो हम लास्ट के वर्ड्स छोटे और चिपका कर लिख देते हैं। तो इसलिए ये हम यकीन से कह सकते हैं कि इंडस स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। दूसरी चीज़ ये देखी गई कि सील्स पर जहाँ जहाँ ये राइटिंग लिखी गई थी उसके नीचे एक बड़ा सिंबल बनाया गया था किसी जानवर का। कहीं पर डायनासोर, एलिफेंट, टाइगर और बुल्स जैसे जानवरों की तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो साइन में यूज़ किया गया जानवर जो इन स्टोन लेब्स में पाया गया वो यूनिकॉर्न जैसा क्रिएचर था, जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता। तीसरा, ऐसा लगता है कि जैसे ये पिक्चर्स और टेक्स्ट किसी बहुत बड़े पत्थर पर होते हों, जबकि असल में ये स्टोन सील सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर से 5 स्क्वायर सेंटीमीटर के छोटे छोटे साइज के होते थे, जिनमें टेक्स्ट और एनिमल्स पिक्चर दोनों आ जाते थे। चौथा, आर्कोलॉजिस्ट ने इंडस स्क्रिप्ट के साइंस और सिंबल्स को पहचाना और जमा किया। पता चला कि उनकी स्क्रिप्ट में 400 साइंस हैं। कुछ सिंबल स्टिक फिगर्स जैसी हैं, कुछ मछली, केचुआ, परिंदे नज़र आते हैं, मगर सिंबल्स की इतनी ज़्यादा तादाद की वजह से मौरिक मानते हैं कि इंडस स्क्रिप्ट असल में लोगोसिलेबस स्क्रिप्ट है। लोगोसिलेबस का मतलब है सिंबल्स इस्तेमाल करके अल्फाज की आवाज़ का इजहार करना। सबसे बड़ी वजह यह है कि इंस्क्रिप्शन बहुत कम है, यानी डेटा कम है। सिंबल्स ज़्यादा हैं, कोई किताब नहीं मिली, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला, और अगर उनकी कोई ज़बान थी भी तो वो बायलिंगुअल नहीं थी, यानी वो किसी और ज़बान से मिलती जुलती नहीं थी। मगर इजिप्शियन लैंग्वेज को समझा जा चुका है, जो लगभग 200 साल पहले एक आर्कोलॉजिकल एक्सक्यूवेशन में एक बड़ा पत्थर मिला था जिसे रोजेटा स्टोन कहा जाता है। रोजेटा स्टोन पर इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में कुछ लिखा था जो किसी को समझ नहीं आता था, लेकिन उसी स्टोन के नीचे वही बात एंशिएंट ग्रीक में लिखी थी, और क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज समझ में आती थी तो ये स्टोन उस वक्त के लिए गूगल ट्रांसलेट जैसा बन गया और इस तरह इजिप्शियन लैंग्वेज समझ में आई। जैसे उनकी सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया को काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला, लेकिन ये फार्मूला इंडस वैली सिविलाइजेशन के काम नहीं आया। इंडस स्क्रिप्ट का मसला ये है कि ऐसा कोई टेबलेट या रोजेटा स्टोन अब तक नहीं मिला। लेकिन ये राज सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं, बल्कि एक और राज भी है कि ये जब तहज़ीब इतनी एडवांस, मॉडर्न, पीसफुल और वेल्दी थी तो फिर इसका अंजाम आखिर कैसे हुआ। आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड के मुताबिक 1900 BC से 1300 BC के दरमियान इस तहज़ीब में रैपिड डिक्लाइन आया। इसको लेट हड़प्पन फेज भी कहा जाता है। 1900 BC से इस सिविलाइजेशन का जवाल शुरू हुआ, हालात बदतर होते गए, यहाँ सिटीज़ की प्लानिंग बंद हो गई, रिकॉर्ड्स, रोड्स और ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन नहीं किया गया, द ग्रेट बाथ किचड़े से भर गया और मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड लिंक्स ख़त्म हो गए। 1700 BC तक ज़्यादातर सिटीज़ खाली हो चुकी थी, ना तो लोग सेम राइटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे थे और ना ही स्टैंडर्डाइज रेट और बिल्डिंग रेशोज़ यूज़ किया जा रहा था। लेट हड़प्पन फेज के करीब 1300 BC तक कंटिन्यू रहा और उसके बाद कई सालों में ये सिविलाइजेशन हमेशा के लिए एक गुजरा हुआ वक्त बन गया। जिस तरह इंडस स्क्रिप्ट को लेकर कोई इत्तेफाक नहीं, उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन भी काफ़ी डिबेटेबल है। और क्योंकि ये लोग नदी पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर भी उसी पे था, तो सब कुछ बर्बाद हो गया। जिनके सहारे सिविलाइजेशन के लोग खेती करते थे, नदियों का सूख जाने से उनकी ट्रेड पर भी काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट पड़ा और उनका बिजनेस ठप पड़ गया। एक ही साथ फसलों का चौपट होना
और तिजारत बंद होने से इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अचानक से रुक गई। दूसरी थ्योरी, कई रिसर्चर्स ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्ट्रक्शन के लिए यहाँ नेचुरल डिजास्टर की थ्योरी दी। उनके हिसाब से यहाँ लार्ज स्केल पर अर्थक्वेक या फ्लड आए होंगे, जिसकी वजह से पूरी सिविलाइजेशन बर्बाद हो गई। तीसरी थ्योरी, शायद कोई एपेंडेमिक या बीमारी फैल गई, सब लोग मर गए और शहर वीरान हो गए, जैसे कि मलेरिया भी हो सकता है। ऐसी बीमारियां उस वक्त में आम थी। सोचिए ज़रा, यह तहज़ीब कम से कम 5000 साल तक कायम रही और हमारी तहज़ीब तो अभी उसका आधा वक्त भी नहीं गुजार सकी। फिर भी 5000 साल तक कायम रहकर यह तहज़ीब अफसोसनाक अंजाम तक पहुंची और हम ये बेमिसाल लोग हमेशा के लिए खो बैठे। वक्त के साथ साथ इन बस्तियों को ज़मीन ने ढूंढ लिया, उन पर नए शहर आबाद हुए, नई तहज़ीबों ने उन पर जन्म लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं। बहुत शुक्रिया।